हेलो क्या। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बात बता देता हूँ। चैप्टर कल खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से, और मेरे को चैप्टर का टेस्ट चाहिए बहुत बढ़िया सा हैंड टू हैंड। ठीक है जी, वो मैं बता दूंगा। अभी आपने मुझे शायद दो ही टॉपिक सुनाए हुए हैं। मैं बताता हूँ, चैप्टर एक तो कल खत्म हो रहा है, ये तो मैंने बता ही दिया। दूसरी बात ये भी बता देता हूँ, पहले इस बुक में 10 चैप्टर हुआ करते थे। लास्ट ईयर सीबीएसई ने 2 चैप्टर हटा दिए और कम कर दिया, सिलेबस 8 चैप्टर है, एक हो गया। अब आपको आइडिया होगा 7 चैप्टर करने में मैं कितना डिले कर लूंगा, डिले से डिले भी। ऐसा ना हो जाए लेकिन आगे आगे दौड़ दौड़, पीछे पीछे छोड़ छोड़ हो जाए। आगे तो दौड़ ही जा रहे हैं, पीछे आप मैक्रो भी निकाल दिया आपने, दिमाग से सब कुछ निकाल दिया, वो नहीं यार चाहिए। ठीक है, तो टेस्ट होगा और मैक्रो का भी फुल बुक टेस्ट होगा। 12, 13, 14 की छुट्टी रहेगी। 15 जुलाई को मैक्रो का फुल बुक टेस्ट होगा, 3 छुट्टियों के बाद। ठीक है जी। और बाकी मैं इसका बताता हूँ। चलो खैर, पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा कल हमने ना डेमोग्राफिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ना शुरू किया था, जिसमें फर्स्ट लाइन हमें काम की मिल गई थी कि फर्स्ट टाइम सेंसस कब कलेक्ट हुए थे, 1881 में। फिर मैंने 1921 के बारे में कुछ बताया था। 1881 में जितनी पॉपुलेशन आई, 1891 में 10 साल के बाद पॉपुलेशन गिर कर आई। 1901 में फिर पॉपुलेशन बढ़कर आ गई, 1911 में फिर पॉपुलेशन गिरकर आ गई, 1921 में फिर पॉपुलेशन बढ़कर आ गई। बस इसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन कभी नहीं गिरी, हर सेंसस से बढ़ती चली जा रही है। हर साल हम एक ऑस्ट्रेलिया को जन्म दे देते हैं बेटा। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, इतना तो ऐसे ही हर चीज में टॉप इंडियंस, कहीं पीछे नहीं। ठीक है जी, हर साल एक ऑस्ट्रेलिया को जन्म देते हो, इतनी एवरेज है इंडिया की। ठीक है जी, खैर आगे बढ़ाते हैं बात को। ये लास्ट वर्ड सब्सिक्वेंटली। अब पढ़ना शुरू करो, आपके पैराग्राफ से क्लियर हो जाएगी बात जो कहने की। डन। कल भी बता दिया था मैंने, तो ये पढ़वाया भी नहीं था तभी बता दिया था, आप तो सारी बात। अब बाबू तरीके से पढ़ना, इसमें स्टैट्स हैं बहुत जरा सा, यहाँ खत्म भी हो जाएगा, 2 ही पैराग्राफ है, पर तरीके से पढ़ना। पढ़ना। अब डन। बाबू मुझे ना 4 चीजों का जिक्र करना है, 4 डेटा का। अपार्ट फ्रॉम 1881 एंड 1921, ये तो याद कराऊंगा ही कराऊंगा। 4 बातों का और जिक्र करना है सर। 3 बातों का जिक्र एनसीईआरटी भी करती है, चौथी बात का जिक्र एनसीईआरटी नहीं करती, पर मुझे उसका भी जिक्र करना है। बाबू सबसे पहले इसने लिटरेसी रेट का जिक्र किया। ओवरऑल लिटरेसी रेट वाज लेस देन 16%, मतलब एवरेज मान लो 16% था। बट बाबू फीमेल लिटरेसी रेट वाज वर्स्ट, इट इज 7% ओनली। भाई लड़कियों को पढ़ा ही नहीं रहे थे, 7% लड़कियों का लिटरेसी रेट और एवरेज 16 की, मतलब सिर्फ लड़कों को ही पढ़ा रहे थे, यानी कि क्लियरली इंडिकेट जेंडर बाइसनेस। और उस टाइम पर भी थी बहुत ज्यादा जेंडर बाइसनेस। ठीक है जी, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत परेशानी, बहुत सिंपल बात है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात भी करी गई,
बाबू उस टाइम पर एवरेज एज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग वाज 32 ईयर्स ओनली। आज के तारीख में 69 ईयर्स है इंडिया की। और अगर मैं किसी हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताना चाहूँ तो जापान की 93 ईयर्स है, और वो भी कुछ गिर गई है, वो 100 क्रॉस थे। अगर आपको और जानने का शौक है तो चलो एक एक्स्ट्रा बात भी बता देता हूँ। फुटबॉल का ना मैच हो रहा था वर्ल्ड कप का, फीफा वर्ल्ड कप का, लास्ट वर्ल्ड कप का। एक बहुत बड़े ग्राउंड में ना एक हिस्सा पर्टिकुलरली रिजर्व था फॉर जापानीज, सारे जापानीज आए, और बाद में ना ग्राउंड की फुटेज पूरी दिखाई गई, मतलब हर न्यूज चैनल पे वायरल थी। पता नहीं आपने देखा था कि नहीं ये न्यूज को। सिर्फ जहां पर जापानीज बैठे थे ना बेटा, इतना सा कूड़ा करकट नहीं, और बाकी ग्राउंड की हालत दिखाई गई वो बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडियंस का बिहेवियर रहता है। पब्लिक प्रॉपर्टी ऐसी की तैसी, खाया पिया जहां खाया वहीं फेंक दो, पढ़े लिखे अनपढ़ों की कहानी। ठीक है जी बाबू। जब उनसे पूछा गया ना ऐसा क्यों, तो उन्होंने क्लियरली आंसर करा, ये हमारे करिकुलम का पार्ट है। हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है, हम स्कूल में जाकर सबसे पहले अपने आसपास की सीटों की सफाई करते हैं, फिर बैठते हैं, और बहुत छोटे से करते हैं। मैंने मन में सोचा कि अगर गलती से इंडिया के किसी स्कूल में ऐसा हो जाए ना, तो भाई साहब पेरेंट चाइल्ड लेबर का इल्जाम लगाकर जेल करा देंगे स्कूल वालों को, स्कूल अथॉरिटीज को। मैंने मन में यही सोचा, कसम से बता रहा हूँ आपको। मैंने न्यूज देखी ना, तो मैंने अपने घर पे भी यही बोला, मैंने गलती से इंडिया में करा देना, जबकि होना चाहिए यार। वो अपने आसपास की चीजों को इतना साफ रखते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। हर संडे यहाँ पर सफाई होती है, ठीक है ना। मतलब कल ट्यूसडे था, नहीं कल वेडनेसडे था, तो जब फर्स्ट डे गया ना मंडे, इस बार मैं ट्यूसडे को आया, अगले दिन मैं देख रहा था कम से कम 15 पेन पड़े थे इधर उधर। मैं मन में मतलब यही आती है, दिमाग में बात यही आती है, भाई की इज्जत नहीं कर सकते तुम, किस क्या उम्मीद क्या कर रहे हो, और अपने आसपास की चीजों को साफ नहीं रख सकते भाई। मतलब कहने का मतलब है कि पढ़े लिखों का अगर कचरा कोई और उठाएगा ना, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में कोई फायदा नहीं है भाई, यहीं रह जाएगी पढ़ाई, कुछ नहीं आने का, कुछ नहीं आने का, कहीं कामयाब नहीं हो पाओगे। ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता है बट लेकिन ये सच है, कड़वा सच्चाई है, कौन समझाए बात अब। तो सर उनके जीने का कारण ही यही है, वो अपने आसपास गंदगी गंदगी होने नहीं देते, और हमें गंदगी में ही जीना है। ठीक है ना जी। चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। सर दो बातें एनसीईआरटी ने जिक्र करी, मैंने कर दी, तीसरी भी जिक्र किया है एनसीईआरटी ने, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब समझते हो बेटा, क्या मतलब होता है इन्फेंट का? देखो मैं वैसे बता देता हूँ, हर जगह पर इन्फेंट का मतलब अलग होता है, हर जगह पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करती है, तो बाबू वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में बात करती है चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर। बाबू उस टाइम पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 218 पर 1000, मतलब हद। हर 1000 बच्चों में से 218 बच्चे एक साल क्रॉस नहीं करते थे। कितना खराब था, और अभी भी कुछ अच्छा नहीं है, 33 पर 1000। तो बाबू इट इंडिकेट पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इससे पुअर क्या होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी का हालात। समझ में आई बात? वैसे मैं बता देता हूँ, अगर मैं फ्लाइट्स की बात करूँ, एयरलाइंस की बात करूँ, वहाँ इन्फेंट का मतलब होता है चाइल्ड बिलो 3 ईयर, उसकी कोई टिकट नहीं लगती, उसको इन्फेंट बोलते हैं। जब वो 3 साल क्रॉस कर जाता है तो 7-8 साल तक उसे चिल्ड्रन बोलते हैं, फिर यूथ बोलने लगते हैं हम 18 साल तक, और फिर एडल्ट। यहाँ पर मतलब 1 साल है, आप वही याद रख लेना, मैंने बता दिया। वैसे हर जगह पे मतलब अलग होता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक चीज का डिस्कशन जो एनसीईआरटी नहीं करती, मुझे करना है बेटा, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बाबू इंडिया में दोनों ही हद से ज्यादा थे सर। बर्थ रेट वाज 48 पर 1000 एंड डेथ रेट वाज 40 पर 1000। और बेटा अगर ये दोनों चीजें ही ज्यादा है ना, तो यार क्लियर कट, अगर डेथ रेट ज्यादा है तो पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी है, और बर्थ रेट ज्यादा है तो यार अनएजुकेशन है। मतलब ये तो बिल्कुल इग्नोरेंट होना है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर मुझे कुछ और भी बोलना हो एक्स्ट्रा बात के तौर पर, ये बात कहीं लिखी नहीं पर मैं बता रहा हूँ आपको बाबू, अगर किसी कंट्री में हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होता है ना,
इसकी कैटेगरी ना अगर मैं कैटेगराइज करूं तो ये नंबर 3 पर आता है, सबसे लास्ट नंबर पर। अगर किसी कंट्री में हाई बर्थ रेट है बट लो डेथ रेट है तो ऐसी कंट्री को हम कैटेगराइज करते हैं इस कैटेगरी नंबर 2। और अगर किसी कंट्री में लो बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है तो बाबू उसको हम कैटेगराइज करते हैं इस नंबर 1। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम यहाँ पर खड़े थे, आज अगर बताऊं तो हम यहाँ पर खड़े हैं। बर्थ रेट तो रुक ही नहीं रहा भाई इंडिया में, डेथ रेट तो फिर रुक गया भाई। 140 करोड़ कैटेगरी बनाने में पता नहीं कितनी एजुकेशन देनी पड़ेगी, और यहाँ तो बाबू लोग एजुकेट होने के बाद नहीं समझते, बस बात बहुत खराब है ये। सर देखो ना कनाडा को, देखो ना ऑस्ट्रेलिया को, देखो ना यूएसए को, उनको उनसे कुछ सीख लो। कोई पॉपुलेशन नहीं है भाई, कोई खास पॉपुलेशन नहीं है, करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़, करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़। अगर उनका वो डेवलप्ड है तो उसका कारण ही यही है भाई। एक छोटा देश को डेवलप करना बहुत आसान है, 140 करोड़ लोगों को लेकर आगे बढ़ना ही बहुत मुश्किल काम है भाई। बात क्लियर है सब कुछ? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? लिखना शुरू करें, बस इतना सा ही टॉपिक था, ठीक है। चलो बेटा फटाफट से हेडिंग लिखो, डेमोग्राफिक कंडीशन और वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस। अब मुझे 2 टॉपिक कराने हैं, एक और टॉपिक कराना है, इसलिए बोलना हो।
तो स्पीड बढ़ाकर लिख दो, आगे बढ़ाने की बात को बढ़ से। बेटा आगे बढ़ाने की बात को अगर नहीं भी लिखा गया पूरा कुछ नहीं होता। अभी मैं पूरे 5 मिनट के बाद आपको मौका दे रहा हूँ। एक एक टॉपिक है 1.7 ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बड़ा है तो कल करूंगा। ठीक है जी, आज मैंने सोचा था मैं 2 छोटे टॉपिक पिक करूं, एक कर लिया, एक इंफ्रा करते हैं। बाबू पहली ही लाइन सबसे काम की लाइन है, पढ़ना। डिड डेवलप, डिड नॉट नहीं लिखा। मैं आपको स्पेशली बता दूं, 4 चीजों के ऊपर बात है। इंफ्रा में रोड्स डेवलप करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, की थी, बहुत अच्छी की थी। रेलवे किया था जी, किया था, बहुत ही बढ़िया किया था। पोर्ट्स किए थे जी, बहुत तगड़े करे थे। पोस्ट एंड टेलीग्राफ किया था, किया था। 4 चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेवलप की थी, पर चारों के पीछे अपना अपना लॉजिक है। आगे की बात पढ़ लेते हैं, मैं चारों के बारे में बता दूंगा। एनसीईआरटी वैसा कुछ नहीं लिखती जैसा मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं फिर भी पढ़वाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है एमसीक्यू बहुत दर्द देते हैं, और एनसीईआरटी से अगर एक भी वर्ड बाहर चले गए ना, मुझे पकड़ लेना। एक भी एमसीक्यू का, फिलअप का, ट्रू फॉल्स का एक भी वर्ड बाहर चला जाए, भूल जाओ सारी किताबों को, कोई प्राइवेट राइटर नहीं चाहिए। 110 पेज है, पागलों की तरह रट्टा मार लो, जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ लो। चलो क्या आगे बढ़ाते, क्योंकि मैं हर चीज हर लाइन नहीं लिखवा सकता बाबू। चलो पढ़ना बेटा आगे। आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। ये पैराग्राफ कहता था ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन 1850। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे कब इंट्रोड्यूस करी थी? 1850। आप गूगल का डेटा देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे तो डेटा थोड़ा सा चेंज है। 1847 आता है, कहीं 1849 आता है, आने दो। एनसीईआरटी मेरे लिए बेंचमार्क है, मैं 1850 ही लिखूंगा, बोर्ड में भी यही लिखूंगा। ठीक है, कि कोई भी प्राइवेट राइटर क्या लिखता है मेरा लेना देना नहीं है भाई साहब, एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, आप 1850 ही मेंशन करेंगे। आगे बढ़ते चलेंगे। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं इसमें से कुछ भी नहीं लिखवाता अपने नोट्स में। एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरा ढंग से। रेलवे के 2 एडवांटेज बताए हुए हैं इसने, अगर आपने ढंग से पढ़ो। पहला एडवांटेज, लॉन्ग डिस्टेंस ज्योग्राफिकल बैरियर्स और कल्चरल बैरियर्स ब्रेक हुए। भाई वरना जो जिस गांव में पैदा हो गया उस गांव से बाहर ही कहाँ निकलता था। रेलवे की वजह से क्या हुआ बेटा, इतने बड़े बड़े ज्योग्राफिकल बैरियर, भाई कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है आदमी, वो ब्रेक हो गए। एक और फायदा भी उसने बताया कि इसकी वजह से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, पर इंडिया ने कभी उसको पॉजिटिवली नहीं लिया। कमर्शियलाइजेशन का मतलब तो आप समझते ही होंगे, वहां भी समझाया था कि पहले हमारी सोच बेटा सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग तक थी, कि बस इतनी क्रॉप उगा लो कि घर वाले खा लें जी, बहुत है। भाई कमर्शियलाइजेशन सिखाया तो किसने है बेटा, हमें ब्रिटिशर्स ने सिखाया कि धंधा होता है इसमें भी, इससे भी कमा सकते हो। पर बाबू उसने ये भी बताया कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो हुआ, बट इट एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमिक्स इन इंडिया। मतलब सर विलेजेस की सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो गई। मतलब एक विलेज में बेटा मान लो वीट की कुछ क्वांटिटी में क्रॉप होती है हर साल, ठीक है जी, उससे पूरा विलेज पूरे साल भर खा लेता है। पर आपने क्या किया, आपने लोगों को सिखा दिया कमर्शियलाइजेशन होता है। अब लोग क्या करते थे, रेलवे के थ्रू रेलवे में वीट ला दी, दूसरे दूसरे गांव बेचने जा रहे हैं, दूसरे दूसरे शहर बेचने जा रहे हैं। अब रेलवे के थ्रू आपने बेच तो आए,
पर बेटा क्रॉप तो लिमिटेड ही थी ना उस गांव में, इतनी ही थी कि सारा गांव पूरे साल भर खा सकता था। आपने वो अगर कमर्शियलाइज कर दिया, अगर उसको बेच दिया, तो बाबू विलेज की सेल्फ सफिशिएंसी तो खत्म होगी ना। अब उस विलेज को दूसरे विलेज से लाके खानी पड़ेगी, तो सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं रहे ना अपने आप में। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बस और कुछ भी नहीं लिखा हुआ काम का, बाद में एक और पैराग्राफ भी है पर कुछ है नहीं काम का। मैं उन 4 विषय पर आ जाऊँ जिसमें मुझे चर्चा करनी है। सर ब्रिटिशर्स ने रोड डेवलप करी, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि रोड क्यों डेवलप करी। सर टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू द पोर्ट्स, टू ट्रांसपोर्ट द रॉ मटेरियल टू द पोर्ट्स। उन्होंने अच्छी अच्छी रोड इसलिए दी कि रॉ मटेरियल को पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके। सर आप भी समझते हो कोस्टल लाइन पे तो है पोर्ट, अगर कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल इंडिया में दिल्ली में होता है तो दिल्ली तो कोस्टल लाइन पर नहीं है, पहुंचाओगे कहाँ? मुंबई पोर्ट तक, गुजरात पोर्ट तक, कालीकट पोर्ट तक ही तो पहुंचाओगे। तो अच्छी रोड नहीं होगी तो रॉ मटेरियल पहुंचाने में देरी नहीं होगी। ब्रिटिशर्स ने हमें रोड्स दी हैं अच्छी, लेकिन वजह है उसके पीछे, वजह यही है कि रॉ मटेरियल आसानी से पोर्ट्स तक पहुंच जाए या उनकी आर्मी अच्छे से फैलाई जा सके। अगर अच्छी रोड ना हो, टूटी हुई कच्ची रोड हो, बैलगाड़ियों में बैठ के आर्मी जाएगी क्या? समझ रहे हो ना? उनका प्लान बहुत लंबा राज करना था, तभी उन्होंने रोड्स बना कर दी, वरना कोई किसी दूसरे देश में पैसे भी खर्चता है। उनका प्लान ही बहुत लंबा टाइम तक राज करना था भाई। रोड्स बनाई, समझ में आ गया लॉजिक। पोर्ट्स भी बनाए, लॉजिक सबको पता है। to easily transport the raw material from India to Britain and to easily imports the finished goods from Britain to India, इसलिए बनाए पोर्ट्स। अगर उन्होंने सारे पोर्ट इंडिया में डेवलप करके दिए तो अपने अपना पर्सनल इंटरेस्ट अचीव किया, हमारा कोई डोमेस्टिक इंटरेस्ट अचीव नहीं किया उन्होंने। बात समझ में आई? रोड्स क्यों डेवलप करी, पोर्ट्स क्यों, रेलवे क्यों डेवलप करे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कोने कोने में गुड्स पहुंचे उनका। एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर डेवलप्ड जस्ट टू इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। बेटा पोस्ट अगर उन्होंने डेवलप करी है ना, मतलब डाक चिट्ठी डेवलप करी थी उन्होंने, तो बाबू पूरा पोस्टल सिस्टम उनका दिया हुआ इंडिया को, पर बाबू उन्होंने उसमें भी अपना इंटरेस्ट देखा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इससे अच्छा हो जाएगा कि हम चिट्ठी डालेंगे, अगर हमने कोई ऑफिसर मुंबई बिठा रखा है, कोई दिल्ली बिठा रखा है, हम बताएंगे कि क्या पॉलिसी एप्लीकेबल कर दो, जैसे उसे चिट्ठी मिला करेगी वो पॉलिसी लगा दिया करेगा। तो ये सब उन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट अचीव करने के लिए करा। 4 चीजें डेवलप करी पर चारों अपने लिए। समझ में आ गया इंफ्रा में क्या डेवलप हुआ इंडिया में? ठीक है, चलो लिख देते हैं फटाफट से, छोटा सा ही टॉपिक था, खत्म हो गया, लिखते हैं, पैक करते हैं।
रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।